Hello. Thank you, Manisha, our excellent storyteller, our excellent story stitcher. She has stitched stories across 4 cities, across each and every fellow that has been part of this process. Thank you very much. But this journey is another very integral part to this journey. We have an advisory group that actually guided us and held hand with us throughout this journey. A diverse group of experts, each renowned in their respective fields, was carefully curated to form the technical advisory group, or how we cutely call it TAG, for the Cities for Youth program. Comprising individuals from various backgrounds and areas of excellence, the TAG members played a pivotal role in steering the project processes. The advisory group constituted of Ms. Sunita Dhar, senior gender specialist, Ms. Kanchan Mathur, activist and honorary professor at Institute of Development Studies, Jaipur, Ms. Anita Mathur, program director, Azad Foundation, Ms. Rama Vedula, program advisor, AJWS, Ms. Mukta Nayak, architect, urban planner, CPR, Mr. Anurag Chofla, architect, urban architecture works, New Delhi, Ms. Jivika Shiv, lawyer and social worker, WCL, and Mr. Abhishek Desai, head of communications and narrative curation, Haya. Today, we have with us joining Ms. Sunita Dhar and Mr. Abhishek Desai in the audience. I would like to request Sunita to join us on the dais and share her insights with us. Sunita is a gender and development professional with over 4 decades of experience in advancing women's rights and safety. We welcome her. Thank you very much. और सबको जिंदाबाद, सतरंगी सलाम। मैं पूरी एडवाइजरी कमेटी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ। जितना भी हम कलेक्टिव फॉर्म्स में काम करते हैं, लेकिन सबकी आवाज़, सबकी सोच, सबके एक्सपीरियंस को बांधना कोई आसान बात नहीं है। आई जस्ट हैव अ फ्यू रिफ्लेक्शंस, टाइम बहुत कम है, तो मैं सिर्फ यहाँ से शुरुआत करूँगी क्योंकि आज पोइट्री का दिन लग रहा था और हम बहुत भाषण दे रहे हैं। तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरुआत करी, और आज सुबह कह रहे थे 29 ईयर्स इज़ द एज ऑफ द यूथ, मैं तो 4 डेकेड्स आ गई हूँ। तो मैंने सीखा था, तो खुद को बदल, तो खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। हम तो बदल गए, बूढ़े भी हो गए, लेकिन क्या ये ज़माना बदल गया? किस जल्दी से ये ज़माना बदल गया? और फिर मैं सुनती हूँ अपने एशिया पैसिफिक एक्टिविस्ट, और आई थिंक प्रबलीन भी उनसे जुड़ी हुई हैं, जब वो अपने डिमांड्स को मांगते हैं एंड दे से सिस्टम्स चेंज नाउ। हमें नहीं रुकना है 100 साल के लिए चेंज को देखने के लिए, या जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हम 100 साल नहीं रुकेंगे। क्या आप रुकेंगे 100 साल? यू वांट टू वेट फॉर 100 ईयर्स? तो हमें चेंज जल्दी चाहिए ना, तो वी हैव टू फाइंड अ वेज फॉरवर्ड। तो इस प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखा? आप मुझे बताइए। मुझे 2 प्रिंसिपल सुना, सुबह से आपने इतनी बातें सुनी, इतनी एक्सपीरियंस, इतने प्रोजेक्ट के बारे में आवाज़ें, एक्सपर्ट्स, प्रोजेक्ट, स्लाइड्स। आई वांट टू नो 2 प्रिंसिपल्स। कौन से 2 प्रिंसिपल्स या सिद्धांत आपके मन में आ रहा है इस प्रोजेक्ट, इस प्रक्रिया के बारे में? ऐसे कौन से 2 सिद्धांत आपको स्ट्राइक कर गए हैं? कोई भी? Just 2 I want to pick up and then I'll add mine. Process is as empowering as the product. प्रक्रिया पे काफ़ी जोर रहा है, आउटकम पे भी जोर रहा है। एक और प्रिंसिपल, एक और सिद्धांत? डायलॉग इज एसेंशियल, डायलॉग को रखना चाहिए। एनी अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल? नहीं? गाना गाना चाहिए? नहीं? Anyway, so what are some key points? I don't want to, I think Abhishek also will speak later. ये 2 साल की जर्नी रही है। बराबर 2 साल पहले हम मिले थे जयपुर में, और it was a journey in which the concepts were still evolving. इतनी क्लैरिटी नहीं थी जिस क्लैरिटी से हम आज बात सुन रहे हैं। काफ़ी होप्स भी थे, एस्पिरेशंस भी थी, एंग्जाइटीज़ भी थी। बात ये थी कि एक स्पेस बनाना है, और आज मैंने बहुत सारी स्पेस की बात सुनी हमारे साथियों से। एक केयरिंग स्पेस, एक सेफ स्पेस,
और मैंने एक हीलिंग स्पेस की बात सुनी कि मैं अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पा रही थी. तो द स्पेस दैट वाज क्रिएटेड वाज आल्सो अ हीलिंग स्पेस, एंड आई दैट वाज वेरी टचिंग, क्योंकि हम स्पेस को कई तरह से डिफ़ाइन करते हैं. आज स्पेस हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ है. बेकॉफ़ी से हम किसी स्पेस में जाना चाहते हैं. हम अपने आप को अपना खुलापन रखना चाह रहे हैं, अपनी ऑटोनॉमी को रखना चाह रहे हैं. तो ये सब मैंने आज बातें सुनी, एंड आई थिंक दैट वी ऑल नो दैट हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, एंड टू बी एबल टू डिस्कवर अ न्यू आइडेंटिटी एज अ सिटीज़न, as a person that can make accountable the governance system, to find friends, to build a collective, कि हम बहुत ही fragile environment में हैं, especially when we are students. We're strong, we're assertive, but yet we are very fragile. And in that fragility, how to build collective strength is some of the principles that I think this process was trying to be for us. We also thought we were all in very protected spaces. And we know that we challenge the kind of paternalistic protection the state or the family or others want to exercise on us. But at the same time, we also want to create an alternative that does not exist, because we want to create it ourselves, co-create it. हम ऐसी स्पेस को बनाना चाहते हैं जो शायद कभी पहले नहीं बनी हुई है. हमें older generations की जैसे नहीं होना है. We have to create our own bubbles, our own safe space, our own voice, our own language. आजकल मैं language justice के बारे में भी सीख रही हूँ. और हमें पता है कि बाहर की दुनिया अनवेलकमिंग है, हॉस्टाइल है, कभी केयरिंग है, कभी सपोर्टिव है, बट इट्स अ हॉस्टाइल स्पेस, एंड वी आर ट्राइंग टू कार्व आउट आवर न्यू सिटीजनशिप, आवर न्यू लैंग्वेज, आवर न्यू वॉइस. And the process that was being woven was actually weaving a story, a quilt. और इस quilt में कितना warmth हमें मिले. How can we carry this quilt forward and make it a large quilt? A quilt that carries our journeys, our memories. आज मैंने memories की बात सुनी. And I love that word, because people were saying that we are not just creating experiences, we're creating memories. And I think it's very important to record our memories. Then we were also building solidarity. We were trying to move beyond our narrow understanding of identities, of people, of being boxed. Also boundaries कितने हमने अपने तोड़े, mobility के through, family के boundaries, community की boundaries. हमारी horizons को कितना हम grow कर पाए, and all of that was part of what we were articulating. हालांकि you know when you work on a project, ये results framework, ये output, ये outcome में हम खो जाते हैं, but उसके पीछे के जो thoughts और values है, that is what we were all working and co-creating. ये कोई बना बनाया process और project नहीं था. So in trying to assert one's rights and one's claims to justice की भी बात हम कर रहे हैं, to safety, to becoming a worker, to bodily autonomy, we were challenging many norms. और norms को तोड़ना भी आसान नहीं है, but yet हमने देखा इस process में कि कितने नए norms भी बने और कितने नए पुराने norms को challenge भी किया. तो inclusivity और diversity, power of resources, empathy, caring, listening, बहुत ही important aspects इस process के थे. तो मेरे पास कुछ 4-5 principles हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि समय की कमी है. पहला मैंने जो देखा है as an advisory committee, as a member of that process, I learned the power of designing. Designing is very important. You design a workshop, you design a learning process, you design a partnership, you design anything. Every design is creative. It has to be practiced, it has to be implemented, it has to be cared for. Because we were also designing a caravan of learning. आज मैंने caravan शब्द प्रबलीन से सुना. We were designing experimentation. We were learning not in our schools and our colleges, we were learning on the streets. कई साथियों ने कहा कि हमने ऑडिट्स करते वक्त बातें की, हमने सीखा एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की बात सुनी, हमने एक दूसरे को चैलेंज किया. So there's a lot of education that was happening on the streets. And so I think it's very important to look at this power कि हम diverse लोगों के साथ, diverse locations, diverse ethnicities, diverse sexualities के साथ हम काम कर रहे हैं, but how do we carve a caravan of learning that is inclusive and that moves, that uses technology, that also uses the space of the parks. Sleeping in the park is a political act of your assertion of a claim to a public space.
तो इस पॉलिटिक्स और इस प्रोसेस और इस पर्सपेक्टिव को आगे लेना, मुझे लगा कि इस प्रोसेस में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखना, एक फेमिनिस्ट नज़रिए से देखना, एक डिस्कोर्स को बिल्ड करना, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जर्नी थे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल था। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज टॉयलेट्स की बात सुनी हमने कि कैसे हमारी माई ने भी बात करी ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव टॉयलेट स्पेस के, हमारे बाकी साथियों ने बात करी। मेरे लिए टॉयलेट्स आर एज पॉलिटिकल एज कार्विंग अ डिस्कोर्स। हर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। हमने पावर ऑफ पार्टनरशिप्स की बात आज सुनी। बहुत सारे पार्टनरशिप्स थे, स्टेट के साथ थे, स्टेक होल्डर्स थे, यूनिवर्सिटी थे, NGOs थे, CSOs थे, कम्युनिटीज़ थे। बट जनरेशन्स के अक्रॉस जनरेशन्स, अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस आइडेंटिटीज़, अक्रॉस जोग्राफीज़, 4 सिटीज़ की बात हो रही थी एंड मैनी मोर टू कम। तो ये सुंदर ब्यूटीफुल पार्टनरशिप्स को वीव करना कोई आसान काम नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ दिल। सिर्फ विल से काम नहीं होता, दिल से भी काम होता है। सो you know, weaving your heart, your expertise, your care, your understanding of technology became a very important part of this partnership. And it was led by young people in SafetyPin and the partners that are present here. And they not only advocated their case, as somebody said this, kisne kaha tha, I rest my case here. They did not advocate only their case, they also advocated their causes. And I think that is important, to be able to weave your own process of change and your aspirations with whoever you're trying to advocate for change, for the kind of politics that you would wish to see differently in a world that is very divisive. Power of data ki baat bahut hui hai. I do not want to rebuild that power, but using technology in a feminist, with a feminist lens, with a gender lens, and also understanding that qualitative and quantitative data, emotional data, unspoken data, काफ़ी काम ऐसा भी होता है कि we have to read the body language. What is not said is also said, is to be understood. So it's not a random space. Somebody talked about not being a random space. It's a very, very caring space and a very safe space. More importantly, the project showcased the power of voices in different ways. तो हमने देखा कि all of us have power within us. None of us is powerless here. Does anybody here in this room feel powerless? आपको लगता है हम powerless हैं? हाँ होंगे. There are times when you feel down. You feel that the system is not working for you. It's not responding to you. But it is that inner power, the collective power, bilateral power, whatever power that you can call upon to co-create, to travel, and to build a bridge, and to build a just world, and also to be a perfectionist. I think जो भी हम करना चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि चलता है 19-20 का फ़र्क है तो चलता है. No, it's a world of perfection. We do not want to make a world. That's what I heard from a lot of young people. We don't want a world just like that. As it was, that is how it should carry on. No, we want to reshape it. We want to rebuild it. We want perfectionism. We want order. We want creativity. We want inclusion, etc. So this power of young people, of decision-making, of enabling power is what I think is another very important principle. And all I can say to end this is, gar ho sake to ab koi shama jalaiye, is samay ka andhera zarur mitaiye. Zindabad. Thank you, Sunita, for your wise words. These words have been guiding and encouraging us throughout the progress of this project. Next up, I would like to call upon Ms. Kavita Srivastav, an eminent human rights professional, feminist activist, currently first president of PUCL with 3 decades of experience working across borders, an ally for several movements in the country, a friend of long standing. Over to you, ma'am. Ouch. You're making me stand on a pedestal. Why do they design these for the height of men? I think that's the first question. You're talking of comfortable spaces, inclusivity. This is something that we need to challenge everywhere. Okay, friends, let me tell you, I've not been associated at all with this project, but I've been associated with the ideas which builds this project. अच्छा, ठीक है, sorry, माफ करना.
टोक देना जब भी चाहो। ओके, एंड अगर मैं अब एक बार और रॉक करूँगी ना इस पेडिस्टल से तो फिर मैं हैंड माइक लूँगी। चलो, तो साथियों, मैं आपके इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हूँ। समय समय पे बहुत कोशिश करी सुनीता और कल्पना ने जोड़ने की, लेकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरे जीवन में, तो इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई। कोई ना कोई व्यस्तता हमेशा रहती है। लेकिन आज जब कहा आप दोनों ने कि नहीं, थोड़े लंबे समय से बात कर रहे थे भी ज़रूर आना, तो मैंने कहा चलो चाहे 1 घंटा भी वक्त निकालूंगी, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं समझना चाहती हूँ आप लोग कर क्या रहे हैं, और अगर कुछ मेरी समझ आपके इस प्रक्रिया में जुड़ सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग सब के सरोकार कंसर्न्स एक हैं इस वक्त। हो सकता कुछ एम्फेसिस इधर अलग हो, कुछ एम्फेसिस उधर अलग हो, लेकिन लगभग जो हम लोग चाह रहे हैं इस वक्त, जब हम स्पेसेस की बात करते हैं तो, और हम युवाओं के लिए शहरों में क्या स्पेस है उसकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है वो कंसर्न्स हम सबके हैं। मैं कुछ और बात करना चाह रही हूँ। कुछ हो सकता है वो बातें आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से जोड़ी हों, तो ये एक संवाद नुमा मैं चाहती हूँ अगर थोड़ी सी बात हो सके शुरुआत दौर पे। इस वक्त जो एक माहौल है, मैं इस वक्त 62 साल की हूँ, आई एम 62 ईयर्स, और मैंने कभी भी अपने पूरे जीवन में ऐसा माहौल नहीं देखा जहाँ पे खुल्लम खुल्ला हम एक दूसरे से अलग थलग रहने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना। हमने सीखा सुना हमेशा कि हम कैसे औरों की इज्जत करें, चाहे वो ज़ुबानी हो, उसमें कोई दम नहीं था, क्योंकि जब तक आपकी समझ छुआछूत और जाति तक नहीं जाती है तो आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना साथ रहने का मतलब केवल ज़ुबानी होता है, लेकिन दरअसल होता नहीं है। ये मैंने पढ़ा समझा, लेकिन एटलीस्ट मूल्य, चाहे वो केवल कोरा मूल्य हो, वो कहा गया था कि हमें सबकी इज्जत करनी है, सबको बराबर दृष्टि से देखना है, हमें सबके लिए ये भारत बनाना है। इन मूल्यों से, शब्दावलियों से हम लोग पले बढ़े। लेकिन इस वक्त बहुत ज़ोरदार ढंग से, और देखिए हर चीज़ राजनीति, अभी भी जो आप लोग कर रहे हैं ना वो एकदम राजनीतिक है। वो किस दिन वोट में पलटेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको आपका नलके का पानी भी नहीं मिलेगा बिना राजनीति के, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता बिना राजनीति के। ये विषय जब आप कह रहे हैं हम अपने लिए एक स्थान बनाना चाह रहे हैं, भाई इससे ज़्यादा कंटेस्टेशन राजनीति का क्या हो सकता है। इट्स वेरी वेरी पॉलिटिकल व्हाट वर्क ऑल ऑफ अस आर डूइंग हियर। तो मैं उसमें एक कड़ी जोड़ना चाह रही हूँ और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप एक प्रक्रिया में हैं कि इस काम में जो इस वक्त जो हमारे एक मानव अधिकार क्षेत्र कई दायरे में सीमित भी होता है और कई दायरे में बहुत विस्तृत भी होता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब संस्कृति को लेके बहुत अलगाव हो रहा है, और संस्कृति किस रूप में, खाना पीना, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। जैसे शहर में और जयपुर शहर की बात करती हूँ, अजमेर शहर की, जोधपुर शहर, जिन शहरों में आपने ये काम किया है, अचानक से उदयपुर शहर, अचानक से वेज नॉन वेज का एक सिलसिला बहुत चौड़े धाड़े ब्रेजन रूप में आ गया है। और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चलते फिरते उलट देंगे ठेले, जहाँ हो सकता है कुछ मटन बिक रहा हो, या अगर मीट पड़ा हुआ हो तो बुला के उसको फिकवा देंगे,
ये जयपुर शहर की बात है। खुल्लम खुल्ला 3-4 जगह कुछ समय पहले हुआ, बिल्कुल चुनावों से पहले, चुनाव से 2 महीने पहले ऐसे कुछ हुआ, और हमें अब लगने लगा कि अब ये शहर का नक्शा बदलने जा रहा है। ये शहर जिसमें कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित, अपने जीवन यापन के संबंध में अपने आप को सुरक्षित मानते थे ना, अब वो बहुत कुछ बदलने वाला है। और असुरक्षा इस भयानक हुई कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगे कि अब क्या होगा हमारा, हम कहाँ जाएंगे। और वो लोग कौन थे? वो सब मुसलमान थे। और आप ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह का एक माहौल बनता है तो औरतें कितनी अपने आप को सुरक्षित हो सकती हैं। और मैं क्योंकि हम स्पेसेस और सेफ स्पेसेस और क्या कहें, जस्ट टू हैव अ स्पेस, मैं एक थोड़ा सा जस्ट टू कम बैक टू माय पॉइंट, कल्चरल स्पेसेस की बात। कोविड के टाइम क्या हुआ? कोविड के टाइम पुरुषों को भी अंदर रहना पड़ा था घरों में, क्योंकि पुलिस ने क्योंकि शहर में धारा 144 थी, उसको कह देते थे कर्फ्यू, लेकिन थी धारा 144 जहाँ कोई ग्रुप 4 से ज़्यादा लोग मिल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कह दिया कर्फ्यू। अब पुरुष लोग भी अंदर, तो हमारी फिर मैं आऊँगी, हमारी मुसलमान बहनें सबसे ज़्यादा फ़ोन करके कहा करती, यार इन पुरुषों को निकालो, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम कहाँ जाएं, ये पूरे टाइम बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई। और सबको पता है शहर में घर सिकुड़ रहे हैं, लोगों के स्पेसेस बहुत सिकुड़ रहे हैं, कमरे सिकुड़ रहे हैं, हर घर में हर जगह हो रहा है। आप दूर दराज चले जाओ तो हो सकता है आपके मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में, दूर दराज। तो ये एक वो स्पेसेस के रिस्ट्रिक्शन जो हम लोगों ने कभी नहीं इस तरह सोचा था, क्योंकि गरीब बस्तियों में, चाहे दलित बस्तियों में आप चले जाएं, गरीब इलाके में चले जाएं, तो लोग सड़कों पे जीवन बिताते हैं, आधा से ज़्यादा सड़कों पे जीवन बिताते हैं। यहाँ तक आप फ़ोन करें लोगों को, भाई फलाना कहाँ है, वो कहेंगे वो बाज़ार में है, इसका मतलब वो लोग किसी बीच सड़क पे हैं, सड़कों पे जीवन बिताते हैं। अब वो सड़क से घर के अंदर चले गए तो वो एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है टू अंडरस्टैंड कि कल्चरली क्या हुआ, जहाँ पर्दे में रहती थी लोग, वहाँ पे क्या हुआ। और इस वक्त क्या हुआ जब एक सांस्कृतिक हमला हुआ कि आप वहाँ पे तो कुछ और था, वहाँ पे तो दूसरी बात थी, लेकिन जब एक सांस्कृतिक हमला होता है कि जो आप खाते हैं उससे हमारी ना इत्तेफाकी है, न ही केवल ना इत्तेफाकी है, ये पब्लिकली सार्वजनिक ढंग से इसका डिस्प्ले भी नहीं हो सकता है। ये एक तरीके से हमारे स्पेसेस को प्रदूषित करती है, हमारे स्पेसेस को गंदा करती है। अब आप बात करें इस चीज़ की कि वहाँ पे रह रहे युवा, वहाँ पे रह रहे उनके घरों से जुड़ी महिलाएं के साथ क्या रहा होगा। और इस तरह की हम जिस प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं टू मेक इंक्लूसिव स्पेसेस, क्या यह सवाल हमारे सवालों के साथ जुड़ा? मुझे ज़रूर लगता है जुड़ा होगा, बहुत क्रिएटिवली जुड़ा होगा, लेकिन आप उसको बताएं, आप उसको कैसे जोड़ रहे हैं, उसको आप सिखाएं सबको, आप उसमें कैसे जोड़ रहे हैं। क्योंकि एक तबका इस वक्त वाकई अपने आप को बहुत अलग थलग लग रहा है। जब पुरुष महसूस कर रहे हैं अपने आप को अलग थलग, तो आप सोच सकते हैं औरतें कैसे महसूस हो रही हैं। और मैं जानबूझ के एक उदाहरण इस रूप से ले रही हूँ जो आगे बढ़ता है, एक स्पेस जहाँ पे हम वेज नॉन वेज की स्पेसेस लगातार बढ़ रही हैं। अभी भी मैंने देखा नॉन वेजिटेरियन चिकन एकदम इस तरफ और सब खाना उस तरफ। ये क्या कर रहे हैं? हाउ आर वी स्ट्रक्चरिंग आवर डाइनिंग रूम्स, हाउ आर वी स्ट्रक्चरिंग ऑल आवर स्पेसेस, यू वी हैव टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। ये अचानक से, जैसे आई कम फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली, बचपन से हमने सीखा
वेज खाना सीखा, नॉन वेज कम्स ईजिली, लेकिन अब हम भूल से भी हम नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं ले जाएंगे वाइल वी आर ट्रैवलिंग और एनीथिंग इन अ ट्रेन। जैसे हमारे मुसलमान दोस्त जब ट्रैवल करते हैं वो कभी नहीं ले जाते हैं कि क्या पता क्या हो जाए। मैं इस उदाहरण को इसलिए भी दे रही हूँ, दिस वेज नॉन वेज, क्योंकि सांस्कृतिक बिखराव बहुत, हम एक तरफ स्टिचिंग कर रहे हैं, द क्विल्ट्स दैट विल कीप अस वार्म, द patches by which there will be some seamless cloth emerging. We are trying that, but there is so much which is also dividing us. And वो framework जो हमको तोड़ता है, जो हमें अलग करता है, हमको उसको बहुत ही इस पर विचार करना होगा, क्योंकि सिटीज़ की ज्योग्राफी बहुत जल्दी और भी बदलने वाली है। आप प्लीज़ समझिए इस बात को, और तब हम लोग किसके बीच में काम करेंगे, क्योंकि जैसे मैं जब कल्पना ने फ़ोन किया तो मैं किन लोगों के बीच में काम करती हूँ सबसे ज़्यादा, अंतिम से अंतिम। उन अंतिम से अंतिम कौन है उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि कम वक्त है मेरे पास। बेघर लोग, बेघर औरतें, बेघर बच्चे, उनको हमने इस पूरे यूथ फॉर सिटीज़ में कहाँ जोड़ा। हमारे राजस्थान में अगर आप घुमंतु अर्ध घुमंतु लोगों के बारे में जो हर शहर के किनारों पर डेरा डाले हुए हैं, जिनके बच्चे पढ़ने भी नहीं जा सकते, औरतें बैठी रहती कुछ काम करती हैं, हम उन, और बहुत बड़ी संख्या है ना उनके पास लोगों अपने जो मर जाते हैं ना उनको गाड़ते हैं, वो लोग गाड़ने की जगह नहीं है। उन लोगों के जीवन में हम लोगों ने कैसे पेनिट्रेट किया, मैं हाशिए के लोग, और फिर जो कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी हैं, बहुत बड़ी संख्या में, इन लोगों को हम लोगों ने कैसे जोड़ा। जो औरतें झाड़ू लेके अपनी शहर को, हमारे शहर को साफ करती हैं, उनकी लड़कियां, क्योंकि उनका कहा जाता है इनका दिमाग तो झाड़ू में है, लड़कियों के लिए कहा जाता है इनका तो दिमाग ही झाड़ू में, इनके दिमाग में आप कलम नहीं दे सकते हो। ज़रूर हमने इन सबको छुआ होगा। तो मैं अपनी बात इसी बात से समाप्त करना चाहती हूँ कि चुनौतियाँ हमारे सामने इतनी ज़्यादा हैं कि जब तक वो सांस्कृतिक हमारी संस्कृति को ख़त्म करेगी, हमारी जियोग्राफिकल स्पेसेस को ख़त्म करेगी, हमारी शब्दावली को ख़त्म करेगी। मसलन मैं किसी से प्यार करती हूँ, वो बन जाता है लव जिहाद, वो नहीं बनता भाई प्रेम विवाह है, आप अग्री करते नहीं अग्री करते हैं, आपकी दो राय हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन आप शब्दावली भी सोचिए, वो सारी बदल रही है। इस चुनौती को सामने रखते हुए अगर हम अपने शहरों को पुनः, हम अपने युवाओं को पुनः नहीं एक बार विचार करेंगे कि वो उस चीज़ को देखें, पता नहीं हम लोग कितना दूर जाएंगे। पर मुझे लगता है कि आप लोग नहीं केवल इसको जोड़ेंगे, आप दुनिया को, हमारे जैसे फेमिनिस्ट को तो बताएंगे आपने इस चुनौती को कैसे किया। थैंक यू। Wow. One word, wow. So, we have had a wonderful day. बहुत खूबसूरत ये दिन चल रहा है। हमें पता है थोड़ा सा डिले है, बट आप सबके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब सुबह से बैठे हैं, पेशेंटली सुन रहे हैं एंड भागीदारी ले रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ सवाल हैं जो हमारे अगले दो पैनल्स आंसर करने वाले हैं, बट हम ऑलरेडी यूथ लेड डेटा इकोसिस्टम की काफ़ी बातचीत कर सके हैं। So why these panels? These panels are going to answer questions from different organizations. What other organizations are doing to include youth voices? What other organizations and individuals are doing to take forward youth-led data and how they're working with ecosystems? I would like to call upon Riti Mandal who's the moderator for the next panel, to please come on the stage. Riti is an architect, urban designer, researcher, educator based out of Delhi, Gurgaon. She is also a senior urban designer specialist at SafeTipin. She mentors the Social Urban Lab and Gendering the City modules at the Postgraduate Urban Design Program at SPA Delhi. Please put your hand together for Riti.
Thanks, Niruja, and thanks everybody to be here with us and patiently kind of sitting through all the sessions. मैं कविता की तरह इतनी अच्छी हिंदी तो बोल नहीं पाती हूँ पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी. हमने सुबह से सारे यूथ लेड डेटा या हमने सिटीज़ फॉर यूथ प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जाना. बहुत सारे हमें इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स भी हमें मिले वहाँ से और हमारे पार्टनर्स से, स्टेक होल्डर्स से, प्रोजेक्ट टीम से. पर अभी जो ये प्रोग्राम जिस कोर आइडिया पे बेस्ड है, जो कि बोल रही है कि यूथ लेड डेटा एक पावरफुल डेटा सोर्स है जो कि पॉजिटिव चेंज ड्राइव कर सकता है. इस core idea पे we have an excellent set of panelists with us, and we are going to kind of speak to them, and they are going to kind of look at this core idea from different perspectives and with their vast knowledge and expertise. So I'm going to introduce the panelists one by one, and please come to the stage. वो माइक स्टेज पे काम करता है. This also works. Yeah. I'll start with Janvi. Dr. Janvi Adharia, a development sector veteran with 35 years of experience, currently director and research fellow at the Institute of Social Studies Trust. She specializes in empowering rural women, grassroots leadership, and collaborative initiatives. Co-founder of Anandi, she is driving force behind women's rights and empowerment in Gujarat. Janvi, welcome. Next, I would like to welcome Aditi Arora. Aditi, a development sector professional and gender equality advocate, is the country director for Girls Up India, recognized as Forbes India 30 Under 30 honoree in 2022. Aditi is a distinguished two-time TEDx speaker. She holds a master's degree in international relations and political science from the Graduate Institute, Geneva. Welcome, Aditi. Aparajita Bharati. Aparajita is the co-founder and Young Leaders for Active Citizenship, YLAC, dedicated to empowering youth in democratic engagement and change leadership. As founding partner at the Quantum Hub, she advances evidence-based policy across sectors, specializing in technology and gender issues. With degrees from Delhi University and Oxford University, she brings a unique blend of business acumen and policy expertise to her work. Thank you. Vinayak Acharya. Vinayak is the co-founder and CEO of ThinkZone, a pioneering social enterprise revolutioning children education. Recognized by the World Bank, Vinayak brings over a decade of expertise in grassroots program implementation, product development, and education technology. With a background in management from Xavier's Institute of Management, Bhubaneswar, he is a laureate global fellow and sought-after TEDx speaker. Vinayak's multifaceted career spans global education consulting, startup scouting, and technology development. Welcome, Vinayak. And Siddharth Tyagarajan. Siddharth is the program manager at World Resources Institute India, WRI, leading initiatives in urban placemaking and nature-based solutions for climate change, for climate resilience. With a background in architecture and urbanism from KU Leuven, Belgium, Siddharth brings extensive experience in master planning, urban design, and community engagement across global context. Passionate about sustainable strategies, his work encompasses diverse projects spanning India, Tanzania, Ethiopia, Belgium, and Portugal. Welcome, Siddharth. तो जैसे कि हमने बात किया कि हम इसको थोड़ा बाइलिंगुअल करने की कोशिश करेंगे
और पर हमने पहले आई थिंक इट्स आवर शॉर्ट कमिंग दैट वी शुड हैव सीन दिस, दैट वी शुड हैव ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑल आवर क्वेश्चंस थिंकिंग दैट वी शुड बी ऑल्सो स्पीकिंग इन हिंदी, बट हमने पहले बात किया है। और जैसे कि निरुजा ने आपको बोला, ईच ऑफ देम कम हैव एन एक्सपर्टीज एंड वास्ट नॉलेज इन ड्राइविंग सोशल चेंज एंड ऑल्सो हैव बिल्ड अप सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. In this aspect, I think the questions are kind of based on two aspects. One is what is their expertise and how they have kind of उन्होंने अपनी social organization बनाई और उनमें उन्होंने कैसे काम किया, और दूसरे एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये हमको बताएंगे कि उनके challenges क्या थे कि यूथ को engage करने में, उनके डेटा कलेक्ट करने में और उसको यूज़ करने में एक social change के लिए. So my first question is to you, Janvi. In our discussion, you highlighted the transformative power of data in shaping our understanding of reality and catalyzing change. Could you elaborate on how young people can leverage data to amplify their voices and actively engage in the decision-making process? Furthermore, does the utilization of curated data instill accountability in the allocation of budgets designated for youth-centric initiatives? थैंक यू रिद्धि. और सिटीज़ फॉर यूथ और सेफ्टी पिन को बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए. एक्चुअली जब इनवाइट आई तो मैं थोड़ी सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा काम एक्चुअली महिलाओं के साथ रहा है, कुछ हद तक युवा लड़कियों के साथ रहा है. पर उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा तजुर्बा चाहिए और फिर उसके ज़रिए. तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर बात करते हुए काफ़ी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो काम हुआ है वो बहुत ही पावरफुल काम रहा है और बहुत सारे लेसन्स आप ऑलरेडी जो महिला आंदोलन हुए हैं या और भी जो आगे काम हुआ है उससे बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हुए आपने इसको करा है. और जो पिछले 2 सालों में और 6 महीनों में जो भी मूवमेंट्स हुई है, गवर्नमेंट ने भी कहा कि, तो आई थिंक ये जो बात दिख रही है कि लेसन्स जब हम लेते हैं फ्रॉम तो जो शायद चीज़ों को करने में 10 साल 12 साल लगे, वो यहाँ पर हमें काफ़ी एक्सेलरेटेड तौर पर और जैसे कहा कि डिज़ाइन का बहुत ध्यान रखते हुए किया है. पर आई थिंक आई जस्ट वांट टू से कि मुझे थोड़ा सा ये सिंस मौका है मैं कहूँगी कि बेसिकली मेरे लिए जो आपने पहला सवाल करा है कि डेटा जो है वो बदलाव कैसे ला सकता है, तो थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं. मुझे लगता है कि बदलाव डेटा नहीं लाता है. डेटा बदलाव लाती है लाने के लिए लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस में तकलीफ़ है, कुछ नहीं है, रोड्स नहीं है, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है और ये हमारा अनुभव है. तो हमारे अनुभव इज़ फॉर मी द बेसिस ऑफ एनी चेंज. हाँ, पर बहुत सारे लोगों के अनुभव जब अलग रहते हैं तो उसको सिर्फ समेट नहीं सकते और वो समेटने का काम ऑफ कोर्स डेटा करता है. तो आई थिंक डेटा जो है वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को एक ऐसे सिंपल तरीके से, चाहे वो डेटा कहानी में हो, चाहे वो डेटा आंकड़ों में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी असिस्टेड हो, चाहे वो चित्रों के द्वारा हो, पर वो डेटा जो वही पावरफुल हो जाता है कि आप वो काफ़ी सारे लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को एक स्वरूप देना शुरू करता है और वो बिखरा हुआ नहीं रहता है. और दूसरा मुझे लगता है कि डेटा की वजह से हमें बहुत सारे पहलू जो नहीं पता होते हैं वो मालूम होने लगते हैं. जैसे आई थिंक आपके रिपोर्ट में भी है, दिन भर हमने जो पहले सत्र में जो सुना कि ये प्रक्रिया करते हुए जो चीज़ हमें लगता था कि सिर्फ इसका एक ही पहलू है, उसके बहुत सारे दूसरे पहलू भी नज़र आने लगते हैं. तो ये आई थिंक इस बहुत इम्पॉर्टेंट है. और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि बदलाव के लिए डेटा क्यों है. डेटा के साथ एक और बात
अनुभव से अब मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि डेटा जो है वो न्यूट्रल नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि आंकड़े जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, कहानियाँ जो है वो बहुत इमोशनल है या बहुत ही वैल्यू लेडन है, एक तरफा होती है, और हमें लगता है कि आंकड़े जो है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव है और न्यूट्रल है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि डेटा कभी न्यूट्रल नहीं होता है। आप क्या डेटा इकट्ठा कर रहे हो, आप कौन से सवाल पूछ रहे हो, इसके पीछे एक नज़रिया होता है, और वो नज़रिए के ज़रिए और आपका मकसद क्या है उससे डिफ़ाइन होता है कि हम किस डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको किस तरीके से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो आज पूरे दिन से भी जो सुना है, और हम भी जब महिलाओं के साथ काम करते थे, हमने महिलाओं के साथ जो काम किया है डेटा को लेकर, उसमें हिंसा के जैसे मुद्दे, सेंसिटिव मुद्दे, हिंसा जैसे बहुत ही जटिल आरोग्य के मुद्दे, लाइवलीहुड के मुद्दों के ऊपर डेटा अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे पहले हम करते हैं वो एक होता है एक सेंसिटाइजेशन, जो शायद यहाँ पर भी हुआ है। सामाजिक न्याय की बात अभी अभी कविता ने बहुत ही पावरफुली बात करी कि ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा एक समाज चाहिए जिस समाज में न्याय हो, और जिसमें जो लोग छूट गए हैं, जिनके सवाल, जिनकी आवाज़ें नहीं सामने आती है, उनको जोड़ना। आज हमने शायद युवा को जोड़ा है। एक बात मुझे आज सुबह बात हुई थी कि यूथ सेंट्रिक होना है, तो मुझे लगता है कि मेरे मन में सवाल है कि नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि विमेन सेंट्रिक होना चाहिए, पर मैंने फिर सोचा कि क्यों हम ना ऐसा समाज का सोचे जिसमें बहुत सारे सेंटर्स हो। हमने क्यों ऐसा मान लिया कि सेंटर मतलब एक ही होना चाहिए। तो आई थिंक ये एबिलिटी कि हम एक नए समाज की कल्पना करें, एक नए तरीके के ढांचे की कल्पना करें, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, आई थिंक दैट काइंड ऑफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जो भी हमारे मूल्य है उसको जोड़ना ज़रूरी है। और डेटा के साथ ऑफ कोर्स आपने टेक्नोलॉजी कर लिया है, पर टेक्निकल चीज़ें जो हैं उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ चीज़ें जो टेक्निकल होती है वो आई थिंक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टार्ट सेइंग कि डेटा को हम बदलाव के लिए, क्योंकि हेल्थ में अगर हम जाएं या जैसे सिटीज़ में आज हमको गवर्नमेंट के जो आए थे उन्होंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट को और रोड सेफ्टी को वो कैसे देखते हैं। तो हमारा नज़रिया और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके बीच के संवाद के लिए हम डेटा को कैसे यूज़ करें। और ऑफ कोर्स पावरफुल डेटा वही होता है जब वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो आपने किया भी है यहाँ पर, आई थिंक वो इस मूल्यों को तो शायद आप सभी जीते भी हैं और प्रैक्टिस भी किया है, पर जब तक डेटा पब्लिक नहीं होता है तो उसके ऊपर संवाद या उसके ऊपर ये करना मुश्किल हो जाता है। आपका जो लास्ट सवाल था कि अकाउंटेबिलिटी कैसे लाए, और मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कई बार एक्चुअली मैंने देखा है कि जब SHGs बनते हैं, संगठन बनते हैं, तो उनको बहुत आसानी से फुट सोल्जर के तौर पर यूज़ किया जाता है। अरे आप बड़ा अच्छा डेटा कलेक्ट करते हो, आप आके डेटा कलेक्ट कर, अरे आप तो बहुत आर्टिकुलेट हो गए हो, तो आपको इनवाइट किया जाता है। बट आई थिंक हमें कॉन्शियसली ये करना चाहिए कि फिर हम सिर्फ हमारा इस्तेमाल नहीं हो, पर हम हमारे डेटा को कैसे इस्तेमाल करें, ये हमेशा ही हमें फोकस रखना चाहिए। और फिर सामने वाले के साथ ये संवाद हो, सिर्फ संवाद इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ आई फील। संवाद एक प्रिंसिपल कहा था कि उस डेटा को लेकर अकाउंट, उसकी हिसाब मांगना, उसकी जवाबदेही मांगना कि हमने ये डेटा इकट्ठा करके दिया, हमने आपके साथ संवाद किया, उसका क्या हुआ। उसमें आई थिंक जो ये एक लास्ट आई थिंक I'll say एंड मे बी और बात हुई तो I'll pick it out कि अक्सर हमें वी हैव टू कीप द ग्रिट, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। In 2 years I think what Cities for Youth has been managed to do is phenomenal, पर इसके बाद अगर हमें इसका लॉन्ग टर्म तक एंड कॉन्स्टेंटली इसका इम्पैक्ट अगर देखना है तो वी हैव टू बी रेडी फॉर द लॉन्ग रन। एंड तभी जाके अगर हम कहेंगे कि हम 2 बार गए,
कुछ नहीं हुआ, 2 बार गए, 3 बार गए, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, अगर हम वी गिव अप, देन आई थिंक दे ऑल्सो फील कि अच्छा चलेगा. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि अकाउंटेबिलिटी के लिए वी कीप आवरसेल्व्स रेडी फॉर द लॉन्ग रन. एंड और लोगों को और लीडर्स और युवाओं को, जैसे आपका डिज़ाइन में है, उसको कैसे आप आगे ले जाते रहे ताकि मोर एंड मोर पावरफुल वॉइसेस जहाँ जाए वहाँ पर ये आवाज़ अगर सुनने को मिलेगी तो आई थिंक it's no longer to say कि अच्छा I have to be accountable to only when these fellows come, but हर जगह पे अगर if you are able to bring that out and be ready for the long haul and not give up easily. I think accountability के लिए हम भी आसानी से give up कर जाते हैं. तो I think for me accountability comes from being at the decision making table, जब हम वहाँ present करें जो decision makers हैं और फिर उनको बार बार जाके कहे. And I was very happy कि ये जो CEO आए थे, he said कि आप आइए and keep us reminding us, क्योंकि हमारे पास 250 काम रहते हैं 24 घंटे के अंदर. So I think it's important that we take that seriously और we keep at it, because तभी accountability can be done. And कई बार, और आज का जो दौर है उसमें आपको शायद 10 कदम आगे और 20 कदम पीछे जाता हुआ भी एक दौर नज़र आएगा, बट उसको कैसे हम कंटिन्यूस रखे. एंड आई थिंक वो हमारी खुद की अकाउंटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, नॉट ओनली अकाउंटेबिलिटी टू द स्टेट, दैट हाउ वी कीप आवरसेल्व्स अकाउंटेबल टू द कॉज. आई थिंक वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आई जस्ट स्टॉप विद दैट. Thank you so much, Janvi. So some of the very important points you made, I will come back to it later, because Aditi has to leave. Somehow we are running really, really late, and which is why I think I assigned the job of timekeeping to my colleague there, and she's been flagging this 2 minutes. So that's okay. No, it's perfectly fine. So I will move to Aditi first so that we get to hear her before she leaves. Aditi. Girl Up emphasizes empowering adolescent and young girls aged 13 to 24 years to take ownership of the data they generate, what she was right now saying, ensuring it authentically reflects their lived experiences. Given your expertise in working with young girls, could you elaborate on the distinctive characteristics that differentiate between youth-led data and youth-informed data? Additionally, based on your experience working with young girls, could you discuss some of the challenges you encountered in making the data actionable for fostering positive change? ओके, सॉरी मैं सबको रश कर रही हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, बट इंग्लिश में बात करूँगी, भूल चूक माफ़. और सबने बोल दिया पर मैं फिर से बोलना चाहूँगी, बहुत 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 मुबारक हो सेफ्टी पिन को, प्रभा, वाईपी, सार्थ, सारे पार्टनर्स, सारे टीएजी मेंबर्स. कितना ब्यूटीफुल है ये. मैं आज ऑडियंस में बैठी थी, सुबह मैंने लड़कियों से सुना कि कैसे वो नेगोशिएट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, पहली बारी रात को निकलेंगी, पहली बारी दूसरे शहर जाएंगी अकेले. कितना कॉन्फिडेंस था उनमें. मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, अभी भी हो रहा है. पर कोई भी जो यहाँ बैठा था लड़की, किसी के हाथ नहीं कांपे, किसी की वॉइस में क्विवर नहीं था. इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस. और मैं फ़ेज़ 2 के बारे में भी जानना चाहूँगी आगे क्या होता है, बट बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस. और साथ ही साथ कितना फ्रेंडशिप, इतनी सॉलिडारिटी देखी मैंने, इतना फेमिनिस्ट जॉय देखा सुबह सुबह जब हम गाने गा रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो एक तो वो, और दूसरा थैंक यू. इट्स सच एन ऑनर टू बी शेयरिंग द स्टेज विद सच अकॉम्प्लिश्ड पीपल. तो आपका सवाल था कि यूथ लेड और यूथ इन्फॉर्म डेटा में क्या डिफरेंस रहता है. तो सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में बात करूँगी. मैं गर्ल अप से हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है. हम किशोरी लड़कियों के साथ प्राइमरीली काम करते हैं और उनका नेतृत्व बढ़ाते हैं, और ताकि वह अपने कम्युनिटी में, स्कूल में, कॉलेज में जाके लैंगिक समानता पे काम कर सकें. तो हम उनको रिसोर्सेज देते हैं, फंडिंग देते हैं, टूल किट्स बनाते हैं, करिकुलम करते हैं, और हर एक स्कूल कॉलेज में एक सखी मंडली या गर्ल अप क्लब बनाते हैं, ताकि वे अपने दोस्तों के साथ जो उनके मन में आता है करने के लिए, जैसे हमारे कोई क्लब्स हैं जो मासिक स्वच्छता पे काम करते हैं, कोई क्लब्स मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं. तो
जो उनका मन करता है, जो उनका जो वो इन्विजन करती हैं अपनी कम्युनिटी में, उस पे काम करती हैं। तो हम एक गर्ल सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वी डीकॉलोनाइज MEL, और 3 स्तरों पे ये हम ऐसे काम करते हैं। पहला तो ग्लोबल लेवल पे हमारा ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें 25 लड़कियां हैं पूरे विश्व से, जो हमारे सीनियर लीडरशिप टीम को एडवाइस देती हैं। एडवाइस किस प्रकार की कि हमारे पास हमारे कौन से पार्टनर्स हों, क्या स्ट्रैटेजी हो, कौन से चैम्पियंस और इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ काम करने चाहिए। पर ऑपरेटिंग वर्ड यहाँ पे है एडवाइस करना या सलाह देना। दूसरे स्तर पे जो है हमारा एफिलिएट या रीजनल स्तर पे 155 देशों में हम काम करते हैं। तो हर एक जब हम एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई इनिशिएटिव शुरू करते हैं तो हम एक यूथ एडवाइजरी कमेटी शुरू करते हैं। ये टेम्परेरी रहती है और ये फिर से हमें बताती है कि कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन होना चाहिए, क्या रिजल्ट्स होने चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए। पर इसमें भी ऑपरेटिंग वर्ड है एडवाइजरी बोर्ड या एडवाइजरी कमेटी। और लास्टली जो हम लोकल लेवल पे स्कूल कॉलेज में काम करते हैं वो हम सीधा गर्ल्स के साथ काम करते हैं। पर इसमें गर्ल्स, जैसे मैंने कहा, डिसाइड करती हैं कि उनको किस चीज़ पे काम करना है, किस मुद्दों पे काम करना है, चाहे वे क्लाइमेट चेंज पे है या मेंटल हेल्थ पे है या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स एंड जस्टिस है या जेंडर बेस्ड वायलेंस है या हिंसा है। उनको जिस चीज़ पे काम करना है वे करती हैं। हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब एक जैसे ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, वह अपनी बात खुद रख सकें, खुद कह सकें। स्टोरी टेलिंग भी हम काफ़ी करते हैं उनके साथ। और जो फंडिंग है वो खुद यूज़ करती हैं, तो वो डिसीजन मेकर हैं अपने कम्युनिटी की। तो जो क्वेश्चन है आपका कि यूथ इन्फॉर्म्ड और यूथ लेड में क्या डिफरेंस है, वो यही है कि वो वहाँ पे डिसीजन मेकर हैं, अकाउंटेबिलिटी है उनके पास, वो ओनर्स हैं उस डेटा की, और वो डिसाइड करती हैं कि कम्युनिटी में क्या करना है, कैसे करना है। ये एक बहुत मेजर डिस्टिंक्शन है। और यूथ एडवाइजरी बोर्ड जो ग्लोबल लेवल पे हमारी या रीजनल लेवल पे है, उनके पास वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वो लेता है। तो दोनों सही हैं अपने अपने मायने में, पर दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन विच इज़ द चैलेंज। दिक्कत ये है कि कई बारी संस्था का कुछ और स्ट्रैटेजी रहता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, या किसी पर्टिकुलर कोऑपरेट पार्टनर के साथ काम करना हो गया। पर जो लड़कियां हैं जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड में रहती हैं, उनको शायद ये ना एक कॉन्ग्रीगेट नहीं करता, तो उनका एक अलग से ज़रिया है और हम ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा अलग से सोचती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रह जाता है हमारे पास कि मिक्स नहीं हो पाता उनकी जो एस्पिरेशंस है और जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहता है। तो इवन दो देयर इज़ अ यूथ एडवाइजरी बोर्ड, दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स एट द ग्लोबल लेवल। सो दैट्स अ मेजर चैलेंज दैट वी हैव करंटली इंटरनली लुकिंग एट पॉलिसीज़। और दूसरा चैलेंज ये है कि जैसे जानवी जी ने बोला कि यूथ के साथ जब डेटा कलेक्शन होता है तो हमारे केस में बहुत ही अनकन्वेंशनल डेटा होता है। ये आंकड़े हम नहीं लेते। हमारी गर्ल्स जैसे रील बना देंगी या ब्लॉग लिखेंगी या पिक्चर्स होंगी, तो वो डेटा लेके हम जब कोई पार्टनर, डोनर, स्टेक होल्डर के पास जाते हैं तो वो डेटा इतना अनकन्वेंशनल लगता है उनको कि वो यूज़ ही नहीं हो पाता। हम एडवोकेट ही नहीं कर पाते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो डेटा की तरह देखते ही नहीं हैं। तो एज अ कलेक्टिव इकोसिस्टम मुझे लगता है हम यहाँ पे जो बैठे हैं, एक तरीके से एडवोकेसी करना पड़ेगा कि ये डेटा भी डेटा जैसा देखा जाए। और इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और बहुत ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज लगते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ पॉलिसी चेंज यूजिंग दैट डेटा। सो यही है और आई एम डन, थैंक्स। सो थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आप दोनों ही जो बोल रहे हैं, जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जो ये क्वेश्चंस बनाते हैं उस पर एक अंडरलाइनिंग एक टोन है, और आप जो बोल रहे हैं कि वो डेटा लड़कियां खुद जनरेट कर रही हैं, तो इसलिए दे आर द कीपर्स ऑफ द डेटा, दे आर। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द डिस्टिंक्शंस विच इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। आई विल मूव टू Vinayak, to you now.
Think Zone empowers educators to develop foundational skills for children aged 3 to 10 years by leveraging accessible tech solutions and community-led interventions. Given your knowledge and experience in founding a social impact organization, we are interested in learning about the potential of grassroots data in catalyzing positive social change. Furthermore, could you please provide insights into how Think Zone's tech-based platform has empowered young women to become educators and co-creators of impactful social change? Hello. So first of all, I'd like to thank the entire team of Safety Pin for the invitation. And again, like I come from part of the country जहाँ पे हिंदी इतनी बोली नहीं जाती है, but still then I'll try to speak in हिंदी. So कुछ गलत words use कर दिया तो I'm apologizing पहले से. So एक जो प्रोग्राम है जो थिंक जोन इम्प्लीमेंट करता है वो है एक एम्पावर एजुकेटर प्रोग्राम. तो ये जो प्रोग्राम है ये स्पेसिफिकली यंग एजुकेटर्स यूथ को टारगेट करता है जो कि अपने यू कैन से इन देयर ओन कम्युनिटीज़ बच्चों को पढ़ाने का एक ज़रिया है. तो हम लोग उनके साथ काम करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे रन देयर ओन लर्निंग सेंटर्स, अपने घर पे हो या फिर किसी कम्युनिटी हॉल में हो. तो ये जो एंटायर प्रोग्राम है इट इज़ कम्प्लीटली ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और डेटा. तो पहले जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं ये देना चाहता हूँ कि हम लोग का एक मोबाइल एप्लीकेशन है. तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, इट्स इन ओडिया. तो ये जो एप्लीकेशन है ये एजुकेटर्स यूज़ करते हैं. तो जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें रहता है कि बहुत अच्छे कूल फीचर्स रहेंगे, इंस्टाग्राम टाइप के रहेंगे, बट इज़ इट मतलब वो एक्चुअली यूजेबल है कि नहीं है, ये जो एंड स्टेक होल्डर हैं वही फाइनली आर द बेस्ट जज. तो एक जो चीज़ था जिसमें हमने ये को क्रिएट किया था इन टर्म्स ऑफ एंड यहाँ पे लाइक वी यूज़ अ लॉट ऑफ द टर्म डिज़ाइन थिंकिंग. जो डिज़ाइन थिंकिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है ये एक्चुअली हम लोग के जो ऐप में डेवलप हुआ था इट्स अ क्लासिक केस ऑफ दैट. तो हमने पहले एक ऐसे फीचर बना दिया था कि जहाँ पे इट वुड बी लाइक स्लाइडर, बट देन ये जो इनहेरेंट जो डेटा आया हमको जो फीडबैक मिला एंड दिस वाज लाइक विथ नंबर्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इससे ये पता चला कि दे वर लुकिंग मोर एट अ स्क्रॉलेबल कंटेंट. तो स्लाइडर नहीं चाहिए, हम स्क्रॉल करेंगे. क्यों? क्योंकि फेसबुक में स्क्रॉल होता है, इंस्टा में स्क्रॉल होता है. सो दिस फीचर was actually added to our application based on the data. तो हमने पहले implement किया था, फिर 6-7 महीने के बाद वो डेटा हम लोग को मिला, हमने वो चेंज किया था, मॉडिफाई किया था. सो इन अ वे वी आर यूटिलाइजिंग दिस डेटा फॉर एक्शनेबल इनसाइट्स. या सो सेकेंड चीज़ है कि बेसिकली जो another of the thing is having a training model which is blended मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ हो सकता है क्या, डिजिटल टूल्स ज़्यादा यूज़ हो सकता है क्या. तो ये एक सॉर्ट ऑफ फीडबैक अगेन मिला क्योंकि हम लोग एंड दिस इज वी नेवर थॉट दैट वी वुड बी वर्किंग विद वुमेन, बट अभी तक जो मोर देन 8,000 जो एजुकेटर्स हैं हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, 95% ऑफ देम आर यंग वुमेन. सो इट हैज़ सो हैपेंड दैट कि उन्होंने वो खुद ज्वाइन किए बिकॉज दे फेल्ट दैट दिस ये प्रोग्राम उनको वैल्यू ऐड करेगा. तो वहीं से हम लोग को और एक डेटा मिला जहाँ पे ये पता चला कि दे वर लुकिंग मोर एट अ ऑनलाइन डिजिटल मोड में ज़्यादा ट्रेनिंग चाहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इशूज़ ऑफ ट्रैवलिंग टू अ ट्रेनिंग लोकेशन. तो वो एक चीज़ था जो हमने इन द सेकेंड ईयर ऑफ आर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने ये रियलाइज़ किया कि इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन में फिजिकल मोड में मीटिंग्स कम करके हम लोग डिजिटल और ऑनलाइन में ज़्यादा ये डिप्लॉय कर सकते हैं हम लोग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. और एक चीज़ है कि इन टर्म्स ऑफ जो जो स्किल रिक्वायरमेंट्स है वो एक और एक भी एक्शनेबल डेटा था क्योंकि हम लोग जैसे एक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, हम लोग एक सॉर्ट ऑफ एक इनहेरेंट बायस लेके जाते हैं कि हाँ ये चीज़ इनको नहीं आता है, हम लोग लाइक this is the thing that we want to implement. But in like when we were doing this case of the what actually they want, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि अपार्ट फ्रॉम पेडागॉगी उनको ये जानना है कि गूगल के टूल्स कैसे यूज़ करना है या फिर गूगल मीट
So these kinds of things were also added, and we added another module on our application which was known as like Prajukti Vidya, it's technology and 21st century skills. So it is about कि communication कैसे करना है. So ये चीज़ भी हम लोग को वहीं से मिला in terms of actionable data, and it was both quantifiable and qualitative data जो मिला है. And as I mentioned, it is interesting that कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, बीइंग ग्रास रूट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, एक सॉर्ट ऑफ इनहेरेंट बायस रहता है कि दिमाग में रहता है कि नहीं ये चीज़ काम करेगा. सो बट जब हम लोग एक कोई स्टोरी सुन लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग को ये करना है. सो ये एक इनहेरेंटली जो बायस है हम लोग को ब्रेक करना है. एंड एज ए टीम वी आर एक्टिवली मेकिंग श्योर कि डेटा ड्रिवन रहना चाहिए. अगर कितने यूजर्स ने बोला कि ये फीचर्स गलत है, कि कितने बोला कि ये चीज़ नहीं चाहिए, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डेटा वी ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैक. तो एक दो स्टोरी से हम लोग वी शुडंट बी लाइक चेंजिंग आवर अप्रोच इन हाउ वी इम्प्लीमेंट. दैट इज़ वन. एंड येस, एंड फाइनली लाइक जो डेटा हम लोग, डेटा डजेंट ऑलवेज हैव टू मीन कि हम लोग डेटा साइंटिस्ट होने चाहिए और मिलियंस ऑफ डेटा रहना चाहिए. तो समटाइम्स अस ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस जब कोई टेक्नोलॉजी बोलते हैं या डेटा बोलते हैं, तो सॉर्ट ऑफ एक दिमाग में रह जाता है कि नहीं हम लोग ये कर पाएंगे क्या. डेटा कैन बी सिंपल इन हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द डेटा. डेटा हम लोग कैसे शो करते हैं. एंड वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेटा हम लोग को मिलता है, वी हैव अनदर लाइक अ टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट, एक सपोर्ट ऐप है, तो वहाँ से हम लोग को फीडबैक मिलता है, और वो फीडबैक इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट कैसे सारे टीम मेंबर्स को मिलता है. सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये फीडबैक मिला, या फिर ये चीज़ ऐसा हुआ है, ऐसे असेसमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो डेटा ठीक टीम मेंबर्स को भी मिलना चाहिए. बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. And yeah, finally, another thing, like as an organization, like this is a general stereotype कि फील्ड में ऑफिसर्स, फील्ड में कोऑर्डिनेटर्स जो रहते हैं वो मेल रहने चाहिए, राइट. दिस इज़ अ वेरी थिंग कि वही उनके पास बाइक होगा, वो ट्रैवल करेंगे. इट हैज़ सो हैपेंड लाइक एट थिंग जोन, starting से ही everyone like of the field, like the program coordinators are women. We have male, but 90% of them are female, and we have never tried for that कि नहीं हम लोग like we'll be recruiting women. But again, this is a bias that we need to break like while we are implementing anything on ground. And वो definitely मैंने देखा, and when you look at that, that is also data that we are collecting. The performance of women in this regard is much more. So वहाँ पे भी data we are tracking in their performance, how they are motivating other educators. So that is another thing. And yeah, pretty much it. So data should be a continuous exercise, like tracking according to me. Thank you. थैंक यू सो मच. आई थिंक सभी एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि डेटा मतलब अगर क्वेश्चंस पहले से अज्यूम्ड हो या चीज़ें हम पहले से ही अज्यूम कर लें, तो उसका जो डेटा वहाँ से निकलेगा वो एक अलग टाइप का डेटा निकलेगा. मैं ज़्यादा कि अगर लोग, अगर महिलाएं और यंग पीपल खुद ही डेटा को ओन करें, खुद ही डिसीजन मेकिंग करें, और आपके तरह कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहें उसको, जैसे आपने बोला डेटा ड्रिवन अगर हो, तो हम कॉन्स्टेंटली एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइन, हम प्रोडक्ट को भी तो अपग्रेड करते रहते हैं, तो हम इसको क्यों नहीं अपग्रेड करें, अपने अप्रोच को क्यों नहीं अपग्रेड करें. सो फ्रॉम दिस आई थिंक लेट्स मूव टू यू अपराजिता. So WILAC is fostering the participation of young people in the policy-making process and building their capacity to lead change. You mentioned the scarcity of data capturing, which captures the aspirations of youth. Could you provide illustrative examples from your policy research and advocacy work highlighting the gaps that hinder the development of youth-centric policies? And how we can bridge these gaps and generate comprehensive data that accurately reflects the needs, like he said, perspectives, aspirations of young people. How might this enhance the data landscape and improve the effectiveness of reach of policy efforts? थैंक यू रिति एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. आई थिंक आज मैंने इतना कुछ सीखा है यहाँ से, तो मैंने अपने 4 बारी नोट्स चेंज किए हैं सुबह से, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ऐसा मैंने क्या अनुभव किया है जो यहाँ पर यूज़फुल होगा और शायद कुछ ऐड कर पाएगा.
सो हमारा जो काम है वाइलैक में, यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप एंड द क्वांटम हब, जो मेरी एक पब्लिक पॉलिसी फर्म है, हमारा काम ज़्यादातर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होता है या स्टेट गवर्नमेंट में बिल्कुल रेवेन्यू सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी के लेवल पर होता है। इतना ज़्यादा काम हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह के साथ नहीं किया है। तो मैं उस एक्सपीरियंस से कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगी जहाँ पर कितनी बार हमें ऐसा लगा है कि हमारे पास डेटा है ही नहीं, प्रॉब्लम डिफाइंड है, सरकार को पता है कि उन्हें क्या क्वेश्चन है पर उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पर, एंड आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस लाइवलीहुड से रिलेटेड हैं आजकल। अल्टीमेटली एक सिटी क्या है, अल्टीमेटली एक शहर क्या है? एक शहर यूजुअली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अराउंड ही डिफाइन होता है, एंड वहाँ पर लोग यूजुअली शहरों में काम करने के लिए या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आते हैं। अभी भारत में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, हमारी RTE जो राइट टू एजुकेशन है वो 2009 से हुई, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद स्कूल में ना जा पाते, उसके बगैर अब वो स्कूल चले गए, स्पेशली लड़कियां। उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ लिए, वो ग्रेजुएशन भी कभी कभी कर ली, तो वो अब क्या काम करना चाहती है, ये एक सवाल है जो मुझसे बहुत IAS ऑफिसर से ने पूछा है, बहुत सारे सांसदों से पूछा है, इसका जवाब बहुत लोगों के पास नहीं है। और ये सब हम डेटा में भी देखते हैं, जैसे PLFS सर्वे में जो विमेन लुकिंग फॉर वर्क हैं एंड विमेन हु आर इन वर्क, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है कि वो कुछ ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं जो कि हमारे सोशल नॉर्म से रिलेटेड हैं, कुछ बहुत उससे रिलेटेड है, पर कहीं ना कहीं हम ऐसा बहुत सुनते हैं कि जो काम अवेलेबल है वो लड़कियां नहीं करना चाहती, वो कुछ और करना चाहती है। तो पर वो और क्या है, वो इस टाइप का डेटा हमारे पास बहुत कम है कि एस्पिरेशन क्या है लड़कियों की। एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं टेक पॉलिसी पे बहुत काम करती हूँ, हम सब डेटा की बात कर रहे हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डेटा प्रिवेसी एक्ट भारत में अगस्त 2023 में पास हो चुका है। हम सबको उससे अब समझना पड़ेगा, अपने काम में उसको शामिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। उसके अंदर एक ऐसा क्लॉज है जो ये कहता है कि 18 साल से नीचे का हर बच्चा, उसको अगर कोई भी ऐप यूज़ करना है उसे पेरेंटल कंसेंट चाहिए, तभी वो ये यूज़ कर पाएगा। अब आजकल के बच्चे तो 9 साल के बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता है। 9 क्या सोचिए आप, 2 साल सोचिए, 4 साल सोचिए, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा यूज़ करना आता है। पर सरकार ने ये लॉ पास कर दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब ये सरकार ने लॉ पास कर दिया, हम क्योंकि बच्चों के साथ काम करते हैं और हम बाई चांस टेक पॉलिसी में काम करते हैं, हमने सरकार को बोला आपने ये क्या कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब आप कैसे सोच रहे हैं कि आपको पेरेंट्स कंसेंट देंगे। तो उन्होंने बोला आप डेटा बताइए। तो हमने एक सर्वे किया, 10,000 बच्चों के साथ सर्वे किया, उसमें 80% बच्चों ने बोला कि हमारे पेरेंट्स हमसे सीखते हैं कि ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है। तो हम ये सरकार के पास गए लेके, और उन्होंने इस बात को माना, और उन्होंने अब जब वो रूल्स बना रहे हैं तो वो वाकई में इस बारे में सोच रहे हैं कि अब हमने ये लॉ में तो लिख दिया है, पर हम इसको कैसे ढील दें ताकि कभी वो ले तो ठीक है, नहीं ले पाए तो भी ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ उदाहरण है कि कैसे यूथ लेड डेटा, यूथ के बारे में डेटा इतना इम्पॉर्टेंट है टू फीड इनटू पब्लिक पॉलिसी। गवर्नमेंट डज नॉट नो वेयर टू इन्वेस्ट इफ़ दे डोंट हैव दिस डेटा। उनके पास कुछ सवाल है जिस पे वो लॉ बना रहे हैं और उनके पास वो जवाब नहीं है। दूसरा सवाल जो आपका रुति था कि हम इसको कैसे, बिकॉज डेटा इज़ अ मीन्स टू एन एंड। जब हम डेटा को मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा कोई एक गोल है कुछ, कि जैसे यहाँ पर गोल है कि हम कैसे अपने शहरों को इंक्लूसिव बनाएं, कैसे महिलाएं ज़्यादा वो कर पाएं। पर कभी कभी जब हम सरकार के पास जाते हैं, अब सरकार की आदत होती है कि वो अपने डेटा को ही डेटा मानते हैं और बाहर वाले डेटा को वो डेटा ही नहीं मानते हैं। ये सरकार की आदत है या आजकल राजनीति है, वो आप
खुद समझ लीजिए। पर आई थिंक इसलिए हमारा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या गैप है, सरकार के साथ हमें मिलके उनके सर्वेज में कुछ सवाल हमेशा चेंज करवाते रहना। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत ऐसा काम किया है जिनके ऊपर हमें बिल्ड करना है। जैसे टाइम यूज सर्वे एक हुआ जिसमें ये निकल आया कि महिलाएं ही सारा घर का काम कर रही है, आदमी नहीं कर रहे। आज हम ये एक्चुअली इलेक्शंस में देख रहे हैं कि इसकी बात हो रही है। काफ़ी पार्टियों ने इस बारे में बात की है कि क्या महिलाओं को इसके लिए कुछ पैसा देना चाहिए या फिर उनको हम कैसे उसमें ले आ पाएँ। तो आई थिंक एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो कि हमें करना है कि हम अगर NFHS 6 बन रहा है तो उसमें क्या सवाल पूछे जाएं। और ये लोग बहुत पहले काम हुआ है बट ये युवा को भी करने की ज़रूरत है और युवा रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे एस्पिरेशन, ऑनलाइन यूजेज, इस सब के लिए। हमने कुछ अदर कंट्रीज़ का भी देखा है, जैसे UK में ऑनलाइन यूजेज को लेके उनके लॉ में लिखा है कि हर 3 साल में सरकार खुद एक सर्वे करेगी ये समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जा रही है बाय यंग पीपल। ये उनके लॉ में ही लिखा है, तो कोई सवाल जवाब कुछ है ही नहीं कि ये तो डेटा कलेक्ट होगा ही। तो हम जब सरकार के साथ काम करते हैं तो हम ये अक्सर सोचते हैं कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे कि सरकार के ऊपर एक मैंडेट हो कि उन्हें भी कुछ करना है। सिविल सोसाइटी को करना ही पड़ेगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यूथ लेड, बस मैं ख़त्म कर रही हूँ, लास्ट है, एक डेटा का कलेक्ट करने का काम है और आजकल हमारा फुल टाइम जॉब है डेटा चेक करना। जो कविता जी ने अभी इसके पहले बोला कि डेटा राजनीतिक है, आपने भी बोला डेटा राजनीतिक है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं और जो आप, if you torture data too much, it will give the results whatever you want. It's a very famous saying, right? So आजकल हमारा युवा का एक और बहुत काम है कि उसको हम कैसे चेक करें। व्हाट्सएप पे हमें पता नहीं क्या अनाप शनाप डेटा सुबह शाम आता है, कभी ठीक होता है कभी नहीं होता है। तो यूथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि कैसे उसको चेक करें, और वो तभी होगा अगर उन्हें पता होगा कि कैसे टूल्स यूज़ करें और क्या राइट सोर्सेज हैं जिस पे वो जा पाए। थैंक यू सो मच। तो ये आपकी डेटा कॉन्सेंट वाली बात मैं तो नहीं चाहूँगी कि मेरे सन को पता लगे या कोई भी बच्चा अंडर 5 years को पता लगे ये चीज़। But we will come back to this later and saying that, you know, data has to be data by itself is not anything, and we have to constantly see how we curate data and how do we constantly see that how do we feed data into these different policies and programs which impact our life differently. I will move to you, Siddharth. WRI has undertaken innovative public space interventions in Bhubaneswar, a city experiencing significant growth in its youth population due to its emergence as a thriving educational hub. What are some of the successful youth inclusive public space initiatives by WRI that underscore the vital role of quality public spaces in enhancing youth well-being, which we have been speaking about since morning? Also, could you share challenges you have faced in the replicability and scalability of such initiatives? Hello. Thank you so much for having me here. Cities for Youth के तहत ये मेरा तीसरा इवेंट है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज हर एक इवेंट में मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट का एक नया पहलू देखा है, मैंने कुछ नया सीखा है, एंड आई हैव ऑलवेज गॉन बैक टू माई ओन टीम बीइंग वेरी इंस्पायर्ड. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द ग्रेट वर्क दैट यू हैव डन. हमारा जो प्रोजेक्ट है ये दोनों जयपुर और भुवनेश्वर दोनों में इम्प्लीमेंट हो रहा है. मगर आपने जो मेरे को सवाल पूछा है, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल मोर स्पेसिफिक टू भुवनेश्वर, तो मैं थोड़ा भुवनेश्वर का एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा, बिकॉज वी आर इन अ जयपुर सेटिंग राइट नाउ. सो भुवनेश्वर एज अ सिटी अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली, एंड जो ट्रेडिशनल सिटी है और जो मॉडर्न या प्लान्ड सिटी कहते हैं, उसमें जो सिटीजन्स और पब्लिक स्पेसेस का जो इंटर रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप दैट दे शेयर हैज़ ऑलवेज बिन वेरी स्ट्रॉन्ग.
these are the spaces where everybody goes to usually relax, meet, and spend and celebrate all their festivals. And इसमें youth का role काफ़ी ज़्यादा important होता है because most of these festivals are usually youth led. तो भुवनेश्वर के पर्सपेक्टिव में यूथ एंड पब्लिक स्पेसेस का जो एसोसिएशन है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है. आई एम गोइंग टू बिकॉज यू डिड स्पीक अबाउट Bhubaneswar becoming an educational hub. So there is a very socio-cultural dimension to it. So yes, Bhubaneswar is becoming an educational hub because we also have to understand that Odisha में सबसे one of the biggest cities is Bhubaneswar. अगर आप urbanization के perspective से आप देखें तो, and it's not just education but they also come for a lot of jobs. And ये बहुत transient population है, मतलब ये आता जाता रहता है. And now Bhubaneswar is also aspiring to become the sports capital of the country. तो काफ़ी investment वहाँ पे भी गया है, which is also attracting a lot of youth who come and go. But one thing that one needs to realize is that although the population comes and goes, there is a certain association that they build with the city. वो ये नहीं कहते कि ये मेरा शहर नहीं है. अगर वो 3-4 साल भी वहाँ रुके तो उनमें वो एक अपनापन है उस शहर के लिए, और उस शहर की जो जगह हैं, उस शहर की जो पब्लिक स्पेसेस हैं, उसको वो अपना मानते हैं. एंड दे बिलीव दैट वो उन स्पेसेस को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ एंगेज करते हैं, उन स्पेसेस से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं. सो दिस इज़ लुकिंग एट पब्लिक स्पेसेस फ्रॉम अ वेरी सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव. एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा, फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी फेमिलियर, भुवनेश्वर इज़ नोन टू बी वन ऑफ द सिटीज़ जिसने पब्लिक स्पेसेस और अर्बन डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है. इनफैक्ट they do have a lot of good examples of public spaces designed for children and the youth. And ये क्यों होता है? And there are two broad reasons मैं आपको बताता हूँ. One is the administrative setup. भुवनेश्वर एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, यूजली दे वर्क विद इन द सिस्टम फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 years. तो वो रेगुलर जो ट्रांसफर्स होते हैं ना, वो भुवनेश्वर में थोड़ा लिमिटेड रहता है. तो क्या होता है कि अगर एक ब्यूरोक्रेट ने कोई पॉलिसी या उसने कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमेशा रहती है. अगर ट्रांसफर्स भी होते हैं ना, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं, बट जोग्राफी चेंज नहीं होता है. सो एवरीबडी हु इज़ वर्किंग विद इन द सिस्टम, वो एक, दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन विजन. दूसरा, वन थिंग दैट दे डू वेरी वेल इज दैट दे ऑलवेज फाइंड कि हमारे कोई नेशनल स्कीम और हमारे सिटी लेवल स्कीम में कहाँ कोई ऐसी इंटरसेक्शंस हों जो हमारे सिटी को डेवलप करने में हमारी मदद करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट MNREGA है, फॉर एग्ज़ाम्पल, what they did is that they have a scheme called the Mukta scheme, under which community development करना उनका एक mandate है. So what they have tried to do is, वहाँ से funding लेके they have tried to give jobs to youth, saying that आप, for example, urban development में आप parks develop करें, आप walls paint करें, these create jobs, but the money for paying them comes from schemes like this. So they're also looking at very innovative mechanisms as to how they can look at urban development. So Bhubaneswar has done a lot, right? But then where do we come in? So Bhubaneswar is one of the first cities to have implemented something called, it calls itself the first child friendly city, CFC करके एक initiative था, जिसके तहत उन्होंने पूरी सिटी को और उसके पब्लिक स्पेसेस को चाइल्ड फ्रेंडली घोषित किया था. अब उनके गाइडलाइंस आप देखें तो, आई मीन, चाइल्ड हमारे डेफिनेशन से 0 to 18 कहलाता है, मगर चाइल्ड जो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव था, दिस वाज केटरिंग टू चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 0 to 10. उसको हम अर्बन 95 प्रोजेक्ट कहते हैं, क्योंकि 95 जो सेंटीमीटर्स की हाइट है, उससे कम जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने वो पब्लिक स्पेसेस डिज़ाइन किया. तो जब हम WRI, वी वेंट टू टॉक टू दिस सिटी एंड वी सेड कि आप कहते हैं कि आप चाइल्ड फ्रेंडली सिटी हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द 10 to 18 वाला जो एज ब्रैकेट है, उसके लिए आपने क्या किया? उनका ये अजम्पशन था कि अगर आप 0 to 10 के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क फॉर 10 to 8, राइट? बट here is what we said was, okay, this is a gap that we see within the system, and this is where we came in with our project. And what we have done through our project is something very similar.
we have developed also a public spaces assessment framework, जिसको हमने we over the last 3 years we spoken to more than 1,000 adolescents within the city, जिन्होंने हमें बताया कि public spaces में उनकी क्या ज़रूरत है. उसके आधार पे हमने एक public space framework डिज़ाइन किया है. And what we have done is we have conducted multiple audits who the adolescents themselves conduct. So the idea is that अगर आपको एक youth friendly या adolescent friendly city बनाना है जहाँ पे adolescent friendly public spaces चाहिए हमें, तो उसका framework भी adolescent से बने और उसका for example development भी adolescents they basically take a charge, right? So you spoke about innovation. See, there are a lot of frameworks that exist, right? What is particularly different to this framework? The first thing that is different to this framework is that as part of Bhubaneswar's mandate for any public space development, they are required to consult the community. अब क्या होता है, आप जब community में जाके बात करते हो ना, आप उनसे एक मुद्दे के बारे में बात करते हो, what they start doing is they talk about 10 other things. What this framework allows you to do is वो एक आपको एक ढांचा देता है, एक framework देता है to have that conversation which is particularly about the subject. तो आपको अगर public spaces पे उनकी राय लेनी है, we have those specific questions and this gives them that kind of a platform to engage. The second thing that I would say that this does about innovation is that Bhubaneswar has implemented a lot of public spaces. बट उन्होंने कभी ये जाके नहीं सोचा कि अच्छा हमने जो पब्लिक स्पेस इम्प्लीमेंट किया था, इज़ इट रियली एडिंग वैल्यू टू द पीपल और नॉट. तो एक मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. अब हमारा जो फ्रेमवर्क है ये प्री असेसमेंट भी करता है और डेवलपमेंट के बाद हम कहते हैं आपको एक पोस्ट असेसमेंट भी करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट दैट यू आर एडिंग, जो इन्होंने आज तक नहीं किया. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट इज़ वेल. The third thing that I would say that this is about innovation is that this is giving adolescents that platform to once be at the same table with a decision maker, right? And have a say in the kind of city that they want to live in. And I know a lot of frameworks are doing that, but what we have seen is that the adolescents that we have engaged with over the last 2 years, recently there was an initiative called the Mo Walks, जहाँ पे the government wanted a group of adolescents to basically take everybody through a city walk. Some of the adolescents that were there part of that walk were the ones who had been with us in the program. The government came back to us saying that these adolescents and their understanding of the city and the public spaces has been far more significant, and they are able to immediately point out that this is where there is a flaw, this is what needs to be improved. So it was like how Dr. Sen Gupta, I think he said, right, that Das Gupta said that youth have, for example, a lot to ask, but they also need to know that they can contribute. And this is one medium for them to say that, okay, we can actually contribute. I'm coming to the last bit where you talk about the challenges. See, right now we have rolled the framework out. We are yet to implement, use it for implementing public spaces, and this is something that's going to be happening in the next few months. But what I can tell you is a few challenges that we probably foresee and how we might want to mitigate it, right? One challenge that we have witnessed, so I wouldn't say it's a challenge, but we always talk about inclusivity. समावेशिता के बारे में सब बात करते हैं. But what does inclusion actually mean? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम एक public spaces assessment framework बना रहे हैं जो सारे adolescents को represent कर सके. But what has happened is, we really want looking at, for example, looking at genders beyond, for example, male and female. तो उनका representation. What kind of spaces do they want? We actively also try to work with groups who work with people with disabilities. But what happens is that I don't think we're there yet. Because the moment you start saying that you want to develop a framework that caters to people with disabilities, it's a whole different conversation. Something that probably we don't understand enough and maybe we're not prepared enough for. So I think it's the intent is there, but I still don't think that we're already there yet. So I think that's still a challenge. Another challenge that everybody kind of talks about is the sustainability, right? क्योंकि आप बना तो दोगे, but होने क्या वाला है इसके बाद?
how are we trying to mitigate this? There are two ways that we are following right now. See, koi bhi design process na, see, it cannot be top down, right? So what we are trying to do is, we're trying to approach it from both ways. We have been engaging with the city authorities in Jaipur and Bhubaneswar, trying to see that you embed this into your system in any way possible. You might not want to take the framework as it is, but at least, you know, what it will allow is that आगे city development processes में, अगर आप adolescent को कम से कम consult करो, उनको एक जगह दो, I think that itself will be a very big win, and that's what we're trying to do. But what we're also trying to do bottom up is, we are trying to work with the communities and we're trying to talk to them, have multiple workshops, because हम चाहते हैं कि वो भी उतना सक्षम बने. Because see, if you want feedback from the community, they also need to know exactly what and how to put their points across. So I think we need to work both ways, and that's what we're doing. And the second thing we're doing is also is that कोई भी आपका framework, कोई भी आपका program project हो, it has to be flexible enough that it can fit within the different priorities of the government. So for example, हमारा framework है, but we've tried to talk to the Department of Transport, we've tried to talk to the Department of Housing, and wherever we see that there is this little opportunity that, you know, you can find space for adolescent representation, we say, okay, take this, and, you know, rest, maybe we can work out how to, you know, accommodate that. So, I mean, this is what we've done so far, and I know I'm done with my time, so thank you so much. Thank you so much. Yeah, I think what you're trying to say that for everything there has to be, I mean, there is no short time duration or, you know, short solution to it. There has to be an end-to-end solution, like you spoke about the whole kind of, first you do the assessment framework, then you try to, like what Vinayak was saying, that you keep upgrading it constantly with different, you know, stakeholders and interest groups and etc. And then come to a post kind of assessment framework as well. And like what you were saying, even Janvi was saying, that it's a long drawn process. It cannot happen like, you know, over a couple of years, you make a public space and you're done with it. If you have to really get to the goal of urban well-being for the youth, then you have to constantly keep speaking to them and understand what is like, what kind of well-being with that achieved. So I think we are very short of time. So I will just open the questions to question answer session to the audience. मतलब हमने इतनी बातें की और मैं इसको sum up कर सकती हूँ और भी 10 मिनट ले सकती हूँ इसमें, but you have heard everything और सब हमने कोशिश किया कि सब कुछ ही हिंदी में बातें हो, तो आप it's up to you, I mean open to you now to bring out some questions which can, you know, with the our speakers can answer them. Anyone, especially for the young people. 3 questions? Okay. Yeah, 3 quick questions. क्योंकि हमने सब चीज़ों के बारे में बात किया, हमने स्पेस के बारे में बात किया, हमने पॉलिसी के बारे में बात किया, हमने डेटा को कैसे देखना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए, क्यूरेट करना चाहिए, उसके बारे में बात किया, हमने टेक सॉल्यूशंस के बारे में बात किया, उसके एंगेजमेंट के बारे में बात किया. तो कुछ भी अगर आप ये सुनने के बाद कोई भी क्वेश्चंस हो, यस प्लीज़. Yeah, hi. My name is Anushri, and I am working with TRI right now, Transform Rural India. We do a lot of work with young people on economic opportunities, and data plays the most important role in designing the solutions, also like continuing the solutions, whatever we have designed, and we create an ecosystem for young people. The biggest challenge that I face, we feel, is we do not have a continuity of data that we want to capture. And when you work with young people, one of the biggest problems is the attrition rate is really high, and they want to migrate, and that is also our idea, that they're capacitated enough that they would like to grow in better positions in life. So how do we make sure, and it is open to the panel, whoever would like to answer this, but how do we make sure that the data is sustainable and also like it keeps coming to us in the right way? So how do we create that ecosystem is my question. Yeah. Yeah, can I take all the questions and then, yes. Yeah, sure. Hi, my name is Namrata. It's sort of a follow-up from the previous question, because
when you're talking about data, there's a lot of ethical associations with it, right? How do you collect the data and all of that? And with youth, with young people, it's generally, there's a lot of enthusiasm and there's good intent, but it so happens that in the moment that might get lost. So how, and this is again open to anyone who's who has an answer to this. How do you deal with that? Because that's something, even as a young researcher, it's something that may slip our minds. So with a large cohort, with a large group, how do you maintain that consistency to make sure that there is ethical practices while data is being collected? Yeah. Yeah. I think I'll just take the one about, what is it, how do you maintain the continuity? And I guess there is, it's again, I think, building that data जो है वो आपके प्रोग्राम डिज़ाइनिंग का एक अभिन्न भाग हो. जैसे आज हम कहते हैं ना कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस हमें करना ही करना है, तो उसी तरीके से जब हम इसको एक अहम हिस्सा जब मानते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता है. एंड अगेन आई वुड से दैट इट रिक्वायर्स दैट कॉन्स्टेंट एफर्ट. जैसे आपने डेटा का कहा कि आज पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है कि विमेन का अनपेड वर्क क्या है, पर ISST ने ये और हमारी जैसे और संस्थाओं ने ये शायद 40 साल पहले इसके बारे में कह चुके थे. तो उसको इस मोड़ तक आने के लिए वक्त लगता है और हमें उसको एक इंटेग्रल पार्ट जब तक हम नहीं बनाएंगे हमारे स्ट्रैटेजी का, हमारे फंडिंग का, हमारे एनालिसिस का, हमारे हर एक का, आई थिंक इट इज़ अ चैलेंज. क्योंकि आई थिंक कि अभी तक डेवलपमेंट सेक्टर में ये रहा है कि डेवलपमेंट सेक्टर को काम करना चाहिए, डेटा कोई और करेगा, रिसर्च वाले आके डेटा कलेक्ट करेंगे. तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ को हमें डीमिस्टिफाई करने की ज़रूरत है. एंड जस्ट टू लिटिल बिट टच अपॉन द पॉइंट दैट यू आर सेइंग कि आई थिंक कि ये जो एथिकल वाली बात है उसके अगर हम बेसिक प्रिंसिपल समझ लेना तो फिर हमें रिसर्च यूनिवर्सिटी जो एथिक्स प्रोटोकॉल फॉलो करती है वो प्रोटोकॉल और हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं और हमको चाहिए उसमें क्या हमें अंतर रखना है वो हमें एक विवेक के साथ डिसीजन लेना चाहिए. आई थिंक किसी की आइडेंटिटी आउट ना हो, किसी का वो टारगेट ना हो. आई थिंक इसके पीछे की जो प्रिंसिपल है उसको अगर हम याद रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है जिनका रिसर्च ही एक बहुत अहम मुद्दा है, मेथडोलॉजी के तौर पर उनको खरे उतरना पड़ता है कि हमने उनके लिए प्रोटोकॉल एथिक्स एक मायने रखता है और एक्स प्रैक्टिशनर हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक ये थोड़ा हमें विवेक के साथ और ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के अगर हम बात कर ले तो वो शायद थोड़ा आसान हो सकता है. बट आई थिंक वी शुड बी काइंड टू आवर सेल्व्स एज प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो हाउ डू यू मेक इट feasible and practical? I think that would be my kind of very simple practical way how we have dealt with it so far. Sorry, I just wanted to add one thing जो आप बोल रहे थे कि प्रोग्राम में ही हम उसे कैसे अभिन्न हिस्सा बना दें. काफ़ी बार प्रोग्राम्स जो हैं वो एक अगर वो चल रहे हैं तो उसके लिए एक MIS बनता है, वो एक अभिन्न हिस्सा बन ही गया है एक तरीके से. पर हम जो ये पॉलिसी लेवल पे एक चीज़ हमने देखा है, जैसे गवर्नमेंट अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रही है, UPI हम पेमेंट्स कर रहे हैं वगैरह. तो हमने NPCI से पूछा कि आप हमें जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा दे सकते हैं क्या, जो हमें ये बता पाए कि औरतें किस पे खर्च कर रही हैं और आदमी किस पे खर्च कर रहे हैं. उन्होंने बोला ये हम नहीं कैप्चर करते हैं. अब ये चीज़ अगर ये पहले सोच ली होती तो आज हमारे पास ये इतना अच्छा डेटा सेट होता जिसके बेसिस पे शायद हमें बहुत कुछ पता चल पाता. तो हम जो पॉलिसी पे काम करते हैं, हम प्रोग्राम्स पे थोड़ा कम काम करते हैं. तो हमारा अब ये हमने इसको एक अपना मिशन टाइप बना लिया है कि हम DPIs पे जब काम करें या इन जो भी सरकार नए प्रोग्राम बना रही है, हम पहले से ही सोचने की कोशिश करें कि कल को हमें क्या डिसीजन लेना होगा और उसके लिए हमें क्या डेटा चाहिए होगा और वो हम कैसे उसको एम्बेड करें. क्योंकि ऑर्गेनिक एक्टिविटी से जो डेटा जनरेट होता है उसकी जो एक
शक्ति होती है वो बहुत अलग होती है इवन फ्रॉम एनी सर्वे, इवन गवर्नमेंट्स ओन सर्वेज. सो आई थिंक ऑर्गेनिकली, क्योंकि अब हम बहुत डिजिटल बनते जा रहे हैं, इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ डेटा कि हमारे पास वो आता रहे और हम उसको समझते रहें. उसको समझना एक अलग ही बात है, उसके लिए तो सो आई विल कम्प्लीटली अग्री. जैसे लाइक अभी पुट अप हुआ है कि जो डेटा जो कलेक्शन या फिर जो डेटा आना चाहिए, इट शुड बी अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. सो एज एन एग्जांपल, लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, मे बी लाइक दैट इफ मे बी कुड बी ऑफ हेल्प. सो एवरी मंथ, लाइक अगर ये सॉर्ट ऑफ एक एक्शनेबल, हम लोग डेटा को अगर नहीं देखेंगे कि ये सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरत होगा या फिर मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरत होगा, तब हम लोग मे बी ठीक से डेटा कलेक्ट करेंगे एंड उसको यूज़ करने के लिए कोशिश करेंगे. हम लोग का एक प्रोसेस रह गया है कि अपार्ट फ्रॉम कलेक्टिंग डेटा, कंटिन्यूस डेटा ऑन द एप्लीकेशन, डिफरेंट वेज ऑफ नजेस के थ्रू कि हम लोग वो डेटा उनसे कलेक्ट करें अबाउट डिफरेंट फीचर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट द डेटा इज़ ऑल्सो थ्रू डिफरेंट अदर चैनल्स. जैसे हम लोग ने ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम सैम्पल बेसिस में क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करें थ्रू फ़ोन कॉल्स. कैन दैट अगेन हैपन कि हम लोग क्वार्टरली इसको थ्रू फिजिकल FGDs या फिजिकल डिस्कशन से हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करें. तो ये डिफरेंट मीन्स चैनल्स हम लोग को रखने चाहिए सो दैट कि जो डेटा पाइपलाइन है आपका कंटिन्यूस रहेगा. तो इन केस हम लोग को एटलीस्ट कुछ डेटा मिलता रहेगा एवरी सॉर्ट ऑफ इन अ कंटिन्यूस साइकिल. एंड टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन लाइक अबाउट द डेटा सिक्योरिटी पार्ट, तो मे बी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे मिनिमल आइडेंटिफाइबल डेटा कलेक्ट करें. लेकिन in terms of the students' details, the only thing that we collect are the grades and parents' name. That is the only thing that we collect. In terms of youth, अगर भी एक large pool of data रहता है तो each other के numbers नहीं मिलने चाहिए. Like it's very simple. उनको WhatsApp community में डालिए so that कि वो each other के numbers नहीं जानेंगे. So data sort of कोई it's like in a way you are not like sharing someone's sensitive data. So in like these kinds of certain practices हम लोग को as an organization भी देखना चाहिए so that कि like you are not like since we are dealing with sensitive data over here, how we are not like it's secure in that way. Thank you. Thank you so much. We are really Thank you, panelists. I'll request all of you to come in front of the stage for a photograph. We thank our moderator Riti and our panelists for sharing their insights. Your expertise have been invaluable. Thank you so much for your contribution. आई नो बैठे बैठे सबके पैर भी दुख गए हैं और थोड़ी सी नींद भी आ रही है. दोनों चीज़ों का इंतज़ाम है. शाम को 6 बजे वी आर गोइंग फॉर अ फैंटास्टिक वॉक. इट्स कॉल्ड द जेन्स वॉक फॉर शेपिंग आवर सिटीज़. 6 बजे हम सब यहीं मुलाकात करेंगे. आप लोगों में से कई लोगों ने उस वॉक के लिए रजिस्टर किया है. प्लीज़ डू जॉइन. वी हैव वेरी एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशंस एंड इवेंट. एंड अब सड़कों की और शहरों की बातें कर ही रहे हैं तो थोड़ा सड़कों पे निकल के भी देखते हैं, है ना. सो डू जॉइन अस फॉर दैट. मीनवाइल एक छोटा सा क्विक टी ब्रेक हो जाए. आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपनी टी, कॉफ़ी, स्नैक्स लीजिए एंड अंदर आ जाइए ताकि हम अगले सेशन की तरफ बढ़ सके. वी हैव 10 minutes and we can then start our next session. Thank you everybody.